स्वागत है आप सभी का टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं बिहार एसएससी का ये अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। इसमें जो बीएसओ और एसएसओ के लिए है, जो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के जो अभी जो फॉर्म फिलअप हुआ है और जो बिहार एसएससी के माध्यम से इसकी परीक्षा आयोजित होनी है, तो इसका ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टीएमसी नॉलेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहां से इस प्रश्न पत्र का आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम कुल 75 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में, जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स का होगा, यानी कि जिसमें आपका जीके जीएस साइंस का होगा और करंट अफेयर्स, ये सभी मिला करके कुल 75 प्रश्न इसमें होंगे। और इन 75 प्रश्नों को हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि भौतिकी के क्षेत्र में जो 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से दिया गया था। और इनको दिया गया था कृत्रिम तंत्रिका तंत्र नेटवर्क के साथ जो है वो मशीन लर्निंग तकनीक को विकसित करने के लिए दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि जेफरी हिंटन। और एक और इसमें सी ऑप्शन है जॉन हॉपफील्ड, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों ही इसके लिए सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है, यानी कि बी और सी दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सितंबर 2024 का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है। सितंबर 2024 में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव हुआ था। आपको बताना है कि किस राज्य में हुआ था। सही जवाब है कि मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में 2024 का पेपरलेस चुनाव किया गया था, पंचायतों का चुनाव जो हुआ था। इसके बाद के प्रश्न है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से देखिएगा कि इसमें जो कथन दिए गए हैं कि पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण और 9 रजत 13 कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर था। दूसरा इसमें है कि भारत ने सबसे ज़्यादा इनमें से, यानी कि भारत ने सबसे ज़्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में प्राप्त किए थे और वहीं बैडमिंटन में 5 और निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में 2 पदक जीते थे। ये भी सही है। और राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी थी। यानी कि इनमें से सभी जो हैं ये ऑप्शन सही है, यानी कि इनमें से तीनों जो कथन है वो सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। इसके बाद के प्रश्न है कि हाल ही में, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था हाल ही में, ये थाईलैंड में हुआ था। और इसमें जो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित जो है वो 6ठे बिम्स्टेक जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। और इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित इसमें से कौन है, मिलान करना है कि यहाँ पर विदेश सचिव, रक्षा सचिव और राजस्व सचिव का नाम दिया हुआ है और इसमें से प्रमुख पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको मिलान करना है। तो इनमें से देख सकते हैं कि इसमें से कौन सुमेलित हैं। तो देखिए इसमें विदेश सचिव जो है वो विक्रम मिश्री हैं, सही है। दूसरे नंबर पे हैं रक्षा सचिव और ये रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव जो है कि अरुणेश चावला है। इस तरीके से इनमें से सभी जो है ये सुमेलित ही दिया गया है, यानी कि सभी का मिलान सही है इसमें से। इस तरीके से ये इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि एलस-4 को लॉन्च किया है। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है जापान जो है, यानी कि जापान ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। सही जवाब इसका ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। नेपाल में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। और इसका सही जवाब है कि केपी शर्मा ओली, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और इन्होंने ये नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार इन्होंने शपथ लिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण के मामले में जो सूचकांक जारी होती हैं उसमें 2024 का जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है। और इसमें भारत का 176वां स्थान इसमें मिला हुआ है। 180 देशों में भारत को 176वां रैंक हासिल हुआ है। और इस सूचकांक में जो सबसे पहले नंबर पे जो देश हैं वो लग्जमबर्ग हैं और अंतिम स्थान पे किरिबाती देश का है। तो फिलहाल भारत 176 पोजीशन पे है।
इसके बाद अगला प्रश्न इसका देखेंगे। इसका अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल में उप विजेता कौन था? यूएस ओपन 2024 का जो पुरुष एकल प्रतियोगिता जो हुआ था उसका उप विजेता थे यानी कि टेलर फ्रिट्ज थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स में बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्स में से एक का नाम रखा गया है? मंगल ग्रह पर जो 3 नए क्रेटर्स खोजे गए थे उसमें बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्स में से एक का नाम, यानी कि इन तीनों क्रेटर्स में जो बिहार के किसी कस्बे का नाम रखा गया है इसमें से कौन है? और इसमें देखिएगा अगला प्रश्न है कि इसमें इसका सही जवाब इसका क्या होगा? तो हिल्सा इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्योंकि बिहार का जो हिल्सा है तो हिल्सा में ही पीआरएल के एक जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर राजीव रंजन और भारती, उनका जन्म हुआ था। और वो जो है कि मंगल ग्रह पे जो नए क्रेटर्स खोजे गए थे उस टीम के हिस्सा थे और इसी वजह से उनके गांव का नाम यानी कि उस जगह का नाम हिल्सा रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये 11वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कुनोरी हम्पी, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट इसका ऑप्शन बी सही जवाब है कि भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2024 का जो शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये 12वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है अरुंधति राय को, जो एक मशहूर लेखक भी हैं। तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार हैं और अरुंधति राय को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है यानी कि ये 2009 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नमो ड्रोन डीडी योजना किस मंत्रालय या किस विभाग की पहल है? नमो ड्रोन डीडी योजना ये किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? और इसका सही जवाब है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के द्वारा ये पहल की गई है। और सरकार ने एक ये जो नई पहल शुरू की है यानी कि इस योजना का लक्ष्य है 2024-25 से लेकर के 2025-26 की अवधि में के दौरान 15,000 चयनित महिला को यानी कि कृषि में तरल और एक तरह से कहें कि उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग करने के लिए या इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक ड्रोन उपलब्ध कराना है। और इस वजह से तो इसका सही जवाब है यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बिहार के जो नतीजे आए थे विभिन्न पार्टियों के यानी कि राजनीतिक दलों को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी इसमें इसको बताना है। तो वो जो लोकसभा चुनाव हुआ था यानी कि 7 चरणों में हुए थे और इसमें से जो सही मिलान आप देख सकते हैं कि बीजेपी को बिहार में कितनी सीटें मिली थी। तो बिहार में बीजेपी को यानी कि 12 सीटें मिली थी, जदयू को 12 और जनता दल को 4 सीटें मिली थी। यानी कि ये सही जो है ये सभी जो सुमेल हैं वो सही हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो, इनमें से सभी ये सभी जो मिलान वो सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं और नागी प्राकृतिक और नकदी मानव निर्मित रामसर स्थल हैं। और तीसरा कथन दिया हुआ है कि कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से जो दिया हुआ है कि इसमें से बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सही कथन कौन से हैं। तो बिहार में 3 आर्द्रभूमि हैं, कांवर झील, नागी और नकदी। तो इसमें दिया हुआ है कि 5 रामसर स्थल हैं, ये जो आर्द्रभूमियाँ हैं। और उसके बाद से जो है यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में नहीं है, ये बेगूसराय जिला में है। और यहाँ पे ये जो नकटी जो ये वेटलैंड है वो कहाँ है? तो ये जमुई जिला में पड़ता है और ये मानव निर्मित है। तो इस तरीके से ये मानव निर्मित रामसर स्थल नहीं बल्कि ये पक्षी अभयारण्य है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि तीनों ही जो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसमें से सही कथन इसमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती हैं तो उपसौर कहते हैं, या फिर जब सूर्य के अत्यधिक पास होती हैं तो उसे ऑफशोर कहते हैं, यानी कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन जो होता है। तो इस संबंध में ये कथन है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती हैं तो यह घटना उपसौर कहलाती है, यानी कि ये जो हैं ये उपसौर वाली जो स्थिति होती हैं वो 3 जनवरी को होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अत्यधिक पास जब होती हैं तो इसे ऑफशोर नहीं कहते हैं बल्कि इसे उपसौर कहते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है।
दूसरा देख सकते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती हैं तो इस घटना को ऑफशोर कहते हैं, और ये जो घटना होती है वो 4 जुलाई को होती हैं। तो यहाँ पे ऑफशोर होगा, ये दोनों ही कथन जो है कि उल्टा करके दिया हुआ है, यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है 17वां प्रश्न इसका होगा कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो है भारत का पड़ोसी देश है, और वो कितने राज्यों के साथ, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। और ये 5 देश कौन कौन से हैं, तो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हैं, जबकि देखिएगा ब्राज़ील जो इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो ब्राज़ील में घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं, और हंगरी में जो होता है उसको पुस्टॉज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मेसेटा का पठार कहाँ पर है। ये कुछ पठारों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित देशों के नाम हैं, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मेसेटा का जो पठार है वो पाया जाता है, यानी कि स्पेन में सही है। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में है, और चियापास पठार जो है वो अर्जेंटीना में नहीं है, ये मैक्सिको में है, यही सुमेलित नहीं है। जबकि अबिसिनिया का जो पठार है ये इथोपिया सुमेलित, यानी कि ये अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। यानी कि ये जो है ये अर्जेंटीना नहीं बल्कि मैक्सिको होता है, और यहाँ पे अर्जेंटीना दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनजाति से संबंधित ये सवाल कई बार पूछा गया है कि इसमें भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो भील है, और ये गुजरात में पाया जाने वाला है। ये सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, और एक तरह से कहें कि ये भील जनजाति जो है वो गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं। और भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों का जो एक तरह से आबादी है लगभग 38% है भारत में। तो इस तरीके से भील जो है ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि 2 सूचियाँ दी गई हैं जहाँ इसको मिलाना है। यहाँ पे कुछ अभयारण्यों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित राज्य हैं। तो बांदीपुर जो है ये असम में नहीं है, बल्कि ये मिलान करना है अभी। तो बांदीपुर ये कर्नाटका में है, मानस ये असम में है, नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला का मिलान 3 से हुआ है, यानी कि यहाँ से पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 1 से है, तीसरा का 2 से है, और चौथा जो है वो 4 से, यानी कि 3 1 2 4 इसका सही कूट होगा। आप देख सकते हैं 3 1 2 4 यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सहकारी समितियों के गठन के लिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि सहकारी समितियों के गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है। सहकारी समितियों के गठन से संबंधित कौन सा जो अनुच्छेद है वो सही है, और इसका सही जवाब है कि देखिए इसमें जो तीनों जो ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत भारत के सभी नागरिकों को संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार के रूप में है। इस तरीके से ये भी ऑप्शन सही है। दूसरा है 43B जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित हैं, और जो चौथा 9B जो है ये सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो इस तरीके से इनमें से सभी इसका सही जवाब है, क्योंकि तीनों ही अनुच्छेद जो है वो सहकारी समितियों के गठन से हैं। और इसके बाद के प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में कौन से कथन इसमें सही है यह बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें देखिएगा कि इसमें पहला जो ऑप्शन है कि इसमें से सही कथन की पहचान करना है, तो देखिए गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, सही है। दूसरा है कि इनमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता के जानते हैं कि भारत में जो है कि ये धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, तो इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी है। और संविधान बलात् यानी कि बलपूर्वक और प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक भी लगाता है, यानी कि इसमें सभी लोगों को अपने अपने धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता यहाँ पे है भारत में। इस वजह से ये तीनों ही कथन ये सही दिखते हैं, यानी कि तीनों कथन सही हैं, और इसका ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। जीव भार का पिरामिड जो होता है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, यानी कि तालाब। तो इसका सही जवाब है कि ये
तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, और इसमें जबकि जो तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैसे कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो जीव भार के पिरामिड में उल्टा हो जाता है। जीव भार पिरामिड का संबंध जो है कि वो जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव होते हैं उनके बीच, जीवों के बीच में संबंधों को दिखाने का एक तरीका होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर इसका प्रश्न होगा अब, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान में कई देशों के कुछ अंशों को लिया गया है, तो इसमें कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर के कौन सा नहीं लिया गया है, ये बताना है यहाँ पे। और इसका सही जवाब है, देखिएगा, ये जो समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो कनाडा के, यानी कि वो संविधान से प्रेरित होकर के नहीं लिया गया है। समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नियोजन को किस सूची का विषय माना गया है। नियोजन जो है, ये नियोजन जो होता है, यानी कि जो भारत में जो प्लानिंग होती है, तो ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, और एक तरह से कहें कि ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलदली एवं भूमध्य रेखा उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, ये अगला प्रश्न है, और इसको कहा जाता है, यानी कि हाइग्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी में इसका सही जवाब दिया हुआ है, हाइग्रोफाइट। येरेवान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। येरेवान ये किस देश की राजधानी है, ये बताना है, और ये आर्मेनिया की राजधानी है, और इस तरीके से ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय संसद, आप देख सकते हैं कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। ये पॉलिटी का प्रश्न है, यानी कि ये तो आप जानते हैं कि भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है। आपातकालीन जो उपबंध है, यानी कि इमरजेंसी से संबंधित जो भी उपबंध प्रावधान जो किए गए हैं, वो किस भाग यहाँ पे पूछा हुआ है, तो भाग 18 का वो हिस्सा है। यानी कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक ये आपातकाल से संबंधित है, यानी कि विभिन्न प्रकार के उसमें आपातकालों का प्रावधान किया गया है, जो कि भाग 18 से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्न राज्यों को आरोही क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं तो उसको आरोही क्रम में बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ का है, फिर उससे कम कहाँ का है। तो राज्यसभा से जो अलग अलग सदस्य जो चुने जाते हैं उनकी संख्या भी अलग अलग होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में 18 हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि तमिलनाडु में 18 राज्यसभा के सदस्य हैं। महाराष्ट्र में 19 हैं। गुजरात की बात आती है तो गुजरात में 11 हैं, और राजस्थान में 10 हैं। तो इसमें सबसे पहले चूँकि अवरोही क्रम में सजाना है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र पहले आएगा, यानी कि तीसरा पहले होगा। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है कि पहले 3 है, फिर उसके बाद 1 नंबर पे आएगा ये 3 के बाद से, यानी कि महाराष्ट्र के बाद से तमिलनाडु है, फिर उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद से गुजरात। 3 1 2 4 ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा। विधानसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है कि अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करना होगा उसे। तो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामेट और नामचा बारवा, ये गुरला मांधाता, निम्न में से किसके नाम हैं। ये जो है कि चोटियाँ हैं हिमालय से, जो हिमालय की, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्वत चोटियों के नाम हैं, हिमालय से जो पर्वत चोटियाँ हैं हिमालय की। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसमें जो है कि धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, कंचनजंगा, ये सभी जो है कि हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं। तो ये भी जो कामेट, नामचा बारवा और गुरला मांधाता, ये सभी हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम हैं। यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि भारत के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर जो न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि महोत्सव
पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव जो ये पर्व है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड का ये त्यौहार है और ये नागालैंड में मनाया जाता है। और ये जो जनजातियों के द्वारा मई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और ये 6 दिनों तक ये जो पर्व है वो चलता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है वो गोवा में है। ऑप्शन डी में सही जवाब दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है कि वह सिस्टम जो आईपी पते यानी कि जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखा जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती हैं कहलाती हैं। तो वो सिस्टम का नाम बताना है कि जो आईपी जो एड्रेस है उसको आसानी से याद रखने के लिए जो प्रारूप है उसमें चेंज करती हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ से देख सकते हैं इसका नाम है यानी कि डोमिनेंट नेम सिस्टम इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम है? डीआरडीओ जो भारत का जो रक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं, तो ये मिसाइल कोई बनाया है जिसमें हवा से हवा में वो उससे मार किया जा सकता है, यानी कि हवा से हवा में मार करने में वो सक्षम है। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? उस मिसाइल का नाम अस्त्र है, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें वर्ष 2006 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इस देखिएगा यहाँ पे जो मनरेगा जो शुरू की गई थी 2006 में शुरू की गई थी। और यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 2006 में शुरू किया गया था, जबकि इसके लिए जो नरेगा एक्ट आया था वो 2005 में लाया गया था। और 2 फरवरी 2006 में ये योजना शुरू हुई थी सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये सब यहाँ से साइंस के प्रश्न हैं। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? और ये जो दिया गया था यानी कि बारबारा मैल्किटॉन्ग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है यानी कि थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं। अमीनो अम्ल यानी कि जो अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? और आप जानते हैं कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये अमीनो अम्ल के कारण होता है, अमीनो अम्ल के चलते होता है, और ये कार्बनिक यौगिक हैं अमीनो अम्ल जो हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स जो नींद के लिए उत्तरदायी हैं किस ग्रंथि से स्रावित होती है? मेलाटोनिन जो हार्मोन्स हैं यानी कि इसकी वजह से नींद आती है, और ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बाद के प्रश्न है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर रस का पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान जो होता है 1.8 होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गलत कथनों की पहचान करनी है, इसमें से गलत कथन कौन है? सभी ऑप्शन को आप देख सकते हैं। जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं, पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह स्टोरेज के रूप में होता है, या फिर जंतु कोशिका में वृद्धि मुख्यतः कोशिकाकार में वृद्धि से होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती हैं। तो जंतु कोशिकाओं में जो वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि से होती हैं, ये गलत है। यानी कि जंतु कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है मुख्यतः कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से होती हैं, तो आकार से नहीं बल्कि संख्या में वृद्धि से होती है। इस वजह से ये गलत कथन दिया हुआ है ऑप्शन सी, बाकी ये सही है। नेक्स्ट है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिन्हें क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, और जिससे कहा जाता है यानी कि म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। ये प्रश्न जो सेट 1 या 2 में भी ये प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। कौन सी एक कोशिकीय यानी कि प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है? एक कोशिकीय जीवों का जो समूह यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, तो सही जवाब है मोनेरा जो है ये एक कोशिकीय जीवों का एक समूह होता है, जिसमें ईस्ट, जीवाणु और अमीबा ये सभी इसमें आते हैं। और इसमें केंद्रिका यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, और कुछ कोशिकाओं में इनमें से कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रिपैनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण क्या है? तो ये सब जो है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये जो ट्रिपैनोसोमा जो निद्रा रोग है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, या प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परपोषी जीव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभावों से किस नियम की प्राप्ति होती है? न्यूटन ने 3 गति नियम दिए हैं, उसमें से दूसरा और तीसरा जो नियम है उन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से
किस नियम की प्राप्ति होती है? और ये न्यूटन का जो दूसरा और तीसरा जो नियम होता है उन दोनों के मिलने से संवेग संरक्षण का नियम बनता है। और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु की गति किस दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता है? किसी वस्तु की गति की किस दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता है? तो आप जानते हैं कि घर्षण बल जो होता है वो विपरीत दिशा में काम करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो सबसे कम होता है? रबर इसका सही जवाब होगा, यानी कि रबर का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो सबसे कम होता है। इसका अर्थ है कि यह कम बल पर भी अधिक विकृति दिखलाता है रबर, जबकि जो स्टील है उसका प्रत्यास्थता जो गुणांक होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा? क्या हो सकता है अगर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है अचानक ख़त्म हो जाए तो कौन सा परिणाम होगा? और इसका सही जवाब है कि किसी वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है कि किसी वस्तु का भार शून्य होगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। और इसका प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह का होता है? जल में जो बुलबुले जो जल के होते हैं तो वो अवतल लेंस की तरह काम करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि देख सकते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल का कार्य निम्न में से कौन सा है? फोटोवोल्टिक सेल का जो कार्य होता है, यानी कि ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है, प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी बैकरल ने किया था, यानी कि एच बैकरल ने किया था। और इसलिए रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है वो भी एच बैकरल ही होता है, यानी कि बैकरल नाम लिया गया है जो उसका रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और कैडमियम की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा यदि ताप बढ़ा दिया जाए? यानी कि अगर ताप बढ़ा दिया जाएगा तो इन तीनों के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये जो है सभी ये क्या है, तो आप जितने जो नाम देख रहे हैं सभी अर्धचालक हैं, और जब इनका जब ताप बढ़ेगा तो ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोधकता होता है वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं थे? ऑप्शन आप देख सकते हैं, और इसका सही जवाब होगा पी आनंद चार्लू जो है उसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि ब्रिटिश शासन की शोषणमूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश शासन जो थी, क्योंकि वो भारतीयों का बहुत शोषण करते थे, तो उनकी आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही जवाब है कि इसमें दादा भाई नौरोजी से लेकर के और आर.सी. दत्त जो थे और दिनशा वाज, ये सभी लोग जो हैं, और इनके द्वारा जो है कि ये शोषणमूलक जो नीतियाँ थी उजागर किया गया था। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख नहीं किया गया है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है आनंद मठ। इसमें से बताना है कि इसमें से किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो इसमें सन्यासी विद्रोह, यानी कि सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है वो इनके उपन्यास में मिलता है, जिसका नाम आनंद मठ है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1770 से 1820 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि दिए गए संस्थानों एवं उनके अध्यक्षों का मिलान करना है, यहाँ से बताना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पहला का जो मिलान होगा ये लाला लाजपत राय थे। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, ये जो है ये सहजानंद सरस्वती से संबंधित हैं। राष्ट्रीय योजना समिति ये जवाहरलाल नेहरू का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला का ए हो जा रहा है, दूसरा का सी, और दूसरा का जो है वो सी है, और तीसरा का बी। ACB इसका सही जवाब होगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पे पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था मुंबई में, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पटना में
यानी कि इसमें अंबिका कांत सिन्हा थे और इन्होंने नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे पटना में, उसका नेतृत्व कर रहे थे ये। ऑप्शन ए सही जवाब है। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें खरोष्ठी लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर या किस स्थान पे हुई थी। महावीर की मृत्यु पूछा रहा है, तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी और ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक के निधन पर बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे और 1325 से 1351 तक उनका शासनकाल रहा था। और दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़े लिखे होने का भी श्रेय इनको जाता है कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि किस प्राचीन ग्रंथ का रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। रज्मनामा ये महाभारत का फारसी में अनुवाद था और इसमें जो रज्मनामा का जो अनुवाद किया गया था, यानी कि रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में, तो इसमें बदायूनी, फैजी और नकीब खानी ये तीनों का योगदान इसमें रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है, समस्थानिक है या फिर संभारिक है या फिर सब न्यूट्रॉनिक है। तो ये ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। जो ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। नेक्स्ट है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्न में क्या होता है। क्यूरी बिंदु तापमान, इस पर धातु का जो चुंबकीय गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है। कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है, तो ऐसे इसमें जो जिनॉन है, तो जिनॉन का जो ये जिनॉन यौगिक बना सकता है क्योंकि इसकी खोज 1898 में हुई थी और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 54 है। तो यह क्या है कि क्योंकि इसका आयनन विभवन कम होता है और इस वजह से विशेष परिस्थिति में ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये रासायनिक यौगिक बना सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कार्बोलिक अम्ल कौन जाना जाता है। फिनॉल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन इसका सही जवाब है। काफ़ी आसान भी प्रश्न है, ये बहुत चर्चित भी हैं और 46.6% मात्रा जो होती है भूप्रपटी में ऑक्सीजन की होती है। नेक्स्ट है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं तो उसमें जो फास्फोरिक एसिड होता है इस वजह से उसमें खट्टा जैसा ये स्वाद मिलता है। अगला प्रश्न है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्राउन एयर जो ये शब्द हैं ये रासायनिक धुआं के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि गौण प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है। गौण प्रदूषक यानी कि गौण प्रदूषक वे प्रदूषक पदार्थ होते हैं जो सीधे किसी स्रोत से नहीं निकलते हैं बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों से और अन्य पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। तो इसको जो है कि ओजोन और पैन यानी कि कह सकते हैं, तो जिसको पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इस तरीके से आपने देखा कि इसमें हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा और जो जीके जीएस करंट अफेयर और इसमें साइंस के सभी प्रश्न हैं। तो इसका अगला सेट भी आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा।